देखिए आज हम लोग स्टार्ट करें क्लास 10th का लेक्चर नंबर 2 इलेक्ट्रिसिटी में। तो चलिए चलते हैं। ओके, लेक्चर नंबर 2 है। आते हैं टॉपिक्स पे। कहाँ पे है, आ जाओ। ओके, ये सब हो गया था। आंतरिक प्रतिरोध हो गया था कल नेक्स्ट के पीरियड में। ओके, ये हो गया था प्रतिरोधों का संयोजन जिसमें श्रेणी क्रम हो गया था। हमें समांतर संयोजन करना था, तो चलिए समांतर संयोजन हम कर लेते हैं। ओके, देखिए ओके, क्या करना है, प्रतिरोधों का समांतर संयोजन नियम। ओके, समांतर संयोजन नियम। ओके, अगर समांतर संयोजन नियम की बात की जाए तो हम लोग अच्छे से करेंगे। थोड़ा सा इसे लॉक करते हैं ज्यों। ओके, इसमें क्या लिखेंगे, माना तीन प्रतिरोध, R1, R2, R3 को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। किस क्रम में, को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। ओके, को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। याद रखें, जब हम किन्हीं तीन प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो उनमें विभव कैसा रहता है, समान होता है। उनमें उत्पन्न विभव समान होता है, परंतु धारा, जो धारा होती है वो कैसी होती है, अलग अलग। अलग अलग का मतलब समझ रहे हो कि भिन्न भिन्न होती है। कैसी होती है, भिन्न भिन्न। ओके, तो देखिए भिन्न भिन्न अगर होती है तो पहले तो पैरेलल कंडीशन बनाते हैं। R1 ये आपका R2 है, ये आपका R3 है। R1, R2 और R3 तीनों को किसी बैटरी से जोड़ेंगे। चलो बैटरी को V वोल्ट की बैटरी ले लेते हैं, जोड़ देते हैं। ओके, ये V वोल्ट की बैटरी है, जोड़ दिया है ना। तो करंट यहाँ से I अगर जा रही है तो इधर I बन जाएगी, इधर I2, इधर I3, लेकिन विभव क्या रहेगा, V। तब क्या लिखेंगे, ओम के नियम से। किसके नियम से, ओम के। ओके, क्या लिखेंगे, ओम के नियम से। ओम के नियम से। ओके, ओम का नियम क्या होता है, V बराबर होता है I इंटू R। ओके, I बराबर क्या आएगा, V बटे R। समीकरण A। ओके, समीकरण अगर A ये हो गया तो समीकरण 1, 2, 3 से ओके क्या करेंगे, नाउ I1 निकालें अगर तो क्या निकलेगा, V बटे R1। I2 अगर निकालें तो V बटे R3, नहीं R2। ऐसे ही I3 निकालें तो V बटे R3। क्या करें, तीनों को ऐड कर दें। तीनों इक्वेशंस को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो चलिए ऐड करते हैं। 8 मतलब जोड़ने पर। जब जोड़ोगे तो क्या बनेगा, I1 प्लस I2 प्लस I3 बराबर V बटे R1 प्लस V बटे R2 प्लस V बटे R3। ओके, यहाँ तक तो बन गया। अब इसे क्या लिखेंगे, चूँकि I1 प्लस I2 प्लस I3 बराबर क्या होगा, I, मतलब यहाँ पे जो सर्कुलेशन निकलेगा वो क्या निकलेगा, I1 प्लस I2 प्लस I3 वो किसके बराबर हो गया, यहाँ से जो I निकली थी, मतलब यहाँ से जो I इंटर की थी उसके बराबर होगा। मतलब ये जो I जा रही थी बराबर क्या होगा, I। ओके, तो अगर I होगा तो I बराबर क्या लिख सकते हैं, V
अपान R1 प्लस V अपान R2 प्लस V अपान R3, राइट। हम क्या करेंगे, V कामन ले लेंगे सब में, तो V कामन ले लो, क्या बना 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 प्लस 1 अपान R3। समीकरण ए से, समीकरण ए से अगर बात की जाए तो ऐसे क्या रखेंगे हम, I की जगह वैल्यू रख देंगे V/R। तो I की जगह जब V/R रखोगे तो वैल्यू क्या बनेगी, जरा ये देख लो, V/R बराबर V ब्रैकेट 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 प्लस 1 अपान R3। V से V कैंसिल, क्या बनेगा 1 अपान R बराबर 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 प्लस 1 अपान R3। ये प्रतिरोधों का समांतर संयोजन नियम है। ओके, तो लिख लीजिएगा, फिर आगे बात करें। ओके, कर लीजिएगा जल्दी या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, लेकिन जल्दी से करिएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए आगे। ओके, नेक्स्ट जो आता है वो अपना आता है वैद्युत ऊर्जा किसे कहता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसे कहता है। ओके, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी या वैद्युत ऊर्जा तो क्या बताओगे, किसी चालक में वैद्युत आवेश के प्रवाह होने की दर को, कोई भी चालक हो उसमें किसी चालक में वैद्युत आवेश प्रवाहित होने से जो ऊर्जा व्यय होती है उसे वैद्युत ऊर्जा कहता है। ओके, जो ये लिखा है ये याद रखिएगा। ओके, क्या लिखा है, ये किसी चालक में वैद्युत आवेश के प्रवाहित होने से जो ऊर्जा व्यय होती है उसे वैद्युत ऊर्जा कहते हैं, इतना आप याद करिएगा। ओके, फिर इन्वर्टेड कामा लगा लीजिएगा और यही आपकी डिफिनीशन हो जाएगी। इसका मात्रक जूल होता है। अब जब हम एक कूलाम आवेश को 1 वोल्ट विभवांतर पर किसी चालक के एक सिरे से दूसरे सिरे तक ले जाते हैं तो 1 जूल कार्य करना पड़ता है, तो वो बाद में डिफाइन कर लेंगे। तो हम लोग अगर जब कूलाम आवेश को एक सिरे से दूसरे सिरे तक ले जाते हैं तो कार्य क्या किया जाता है, V × Q। अब चूंकि क्या होता है, V बराबर W/Q होता है, तो W बराबर Q × V होता है। अब अगर इतना होता है तो देखते चलिए क्या काम चलते हैं हम लोग। अब चूंकि आप ये भी जानते हैं Q = IT होता है, तो W क्या आएगा, IT × V। क्या आया, W = I कैपिटल रखो, ये भी कैपिटल रखो, तो क्या आएगा VIT। ओके, एक फार्मूला बना VIT। ओके, अब क्या होता है, चूंकि V बराबर IR भी होता है, I × R पटक दो, W बराबर I × R × IT, गुणा में घातें जुड़ती हैं, W बराबर क्या आ जाएगा I² RT। ओके, एक ये बन गया। फिर एक और बनेगा, चूंकि इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, W बराबर I² R² T, तो नीचे R का भाग, यहाँ पे घात 2 की, यहाँ भाग कर दिया, तो W बराबर V² अपान R × T, ये भी एक फार्मूला बन जाएगा। तो ये तो फार्मूला बने, इसका मात्रक क्या होता है सबका, जूल जूल जूल। ओके, तो यहाँ पे 1 जूल अगर डिफिनेशन की जाए, यहाँ से 1 जूल को डिफाइन करते हैं, किसको, 1 जूल को। तो 1 जूल को क्या डिफाइन करेंगे, जरा देखिए, W = क्या ले लें, QB, Q × B। If Q = 1 coulomb and potential difference what is 1 volt, then work done is 1 joule, तो W = 1 joule। तो क्या लिखोगे, इसमें डेफिनेशन ये लिखिएगा। इतना लिखने के बाद आप ये लिख सकते हैं, कौन सा, ये कौन सा यार, ये वाला देखो, ये वाला, एक कूलाम आवेश को 1 वोल्ट से या 1 वोल्ट विभवांतर पर चालक के एक सिरे से दूसरे सिरे तक ले जाने में
जो कार्य करना पड़ता है उसे 1 जूल कहते हैं। क्या कहते हैं? 1 जूल। याद रहेगा तो रिवाइज रखिएगा, ये रिवाइज रखिएगा। ओके, क्या बताया? क्यू को एक कूलम आवेश को 1 वोल्ट विभवांतर पर किसी चालक के एक सिरे से दूसरे सिरे तक ले जाने में जो कार्य या जो ऊर्जा व्यय होती है उसे क्या कहते हैं? 1 जूल कहता है। ओके, तो ये रिवाइज रखिएगा। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जल्दी से, है ना। फिर आगे बात कर लेते हैं जल्दी से रफ्तार में। और वैद्युत ऊर्जा किसे कहते हैं? आपको अच्छा आसानी से पता है क्या? किसी चालक में वैद्युत आवेश के प्रवाहित होने से जो ऊर्जा व्यय होती है उसे वैद्युत ऊर्जा कहता है। जैसे किसी तार में जब वो करंट जाती है तो वो तार गर्म होता है, वो क्या है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। ओके, आगे देखिए। नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसे बोलते हैं। अच्छा है, डेफिनेशन भी अच्छी रहेगी। ओके, तो अगर बात की जाए इलेक्ट्रॉन वोल्ट की तो इसमें बताएंगे इन्वर्टेड कामा इलेक्ट्रॉन वोल्ट कार्य अथवा ऊर्जा का बहुत छोटा मात्रक होता है। जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है वो कार्य और ऊर्जा का कितना? बहुत छोटा मात्रक होता है। इसे आप नोट बना के भी लिख सकते हैं, जैसे चाहो वैसे लिख सकते हो। ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है ऊर्जा का बहुत छोटा मात्रक होता है। रिवाइज रखिएगा। इलेक्ट्रॉन वोल्ट कार्य अथवा ऊर्जा का बहुत छोटा मात्रक होता है। आगे बात आती है कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है ना। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होगा? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह कार्य होता है जो 1 इलेक्ट्रॉन को, देखो अब ऐसे W इक्वल्स टू क्यू बी था, इफ Q इक्वल्स टू इलेक्ट्रॉन मतलब 1 इलेक्ट्रॉन, तो W इक्वल्स टू EV। EV ही क्या कह रहा है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसी को तो कहेंगे। तो क्या बोलेंगे? जब 1 इलेक्ट्रॉन को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाया जाता है तो जो कार्य किया जाता है उसे 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहता है। मतलब ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक। ओके, बताओगे बहुत सारा डेफिनेशन में। जब 1 इलेक्ट्रॉन को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाया जाता है, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह कार्य है जो किसी 1 इलेक्ट्रॉन को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया जाता है, जबकि उनके बीच विभवांतर कितना हो? 1 वोल्ट हो। ओके, और अगर विभवांतर की परिभाषा अनुसार देखें तो विभवांतर क्या होता है? यदि दो बिंदुओं के बीच विभवांतर v हो तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य WQV एंड Q इक्वल्स टू E एंड देन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, इसे लिख लीजिएगा जल्दी से, फिर आगे बढ़ता। और E की वैल्यू जानते हो आप लोग 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होती है। ओके, रिवाइज स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़िए। नेक्स्ट आता है वैद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव क्या होता है। क्या बनाएंगे? जब किसी चालक तार में वैद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो तार गर्म हो जाता है। मतलब कोई चालक तार हो उसमें अगर वैद्युत धारा प्रवाहित की जाएगी तो तार कैसा होगा? गर्म हो जाएगा। ओके, इसे ही वैद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहता है। इसका मतलब ये है जब तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसमें इलेक्ट्रॉन गति करते हैं। जब इलेक्ट्रॉन तार में चलते हैं तो तार के परमाणु बार बार टकराते हैं। इसके अंदर अगर हम देखें तो ये भी बता सकते हैं तार के भीतर मुक्त इलेक्ट्रॉनों की गतिशील हो जाने की वैद्युत धारा कहा जाता है। जब इलेक्ट्रॉन तार में चलते हैं, मतलब कोई इलेक्ट्रॉन है तार में जब चलते हैं तो तार में परमाणु से बार बार टकराते हैं, अपनी गतिज ऊर्जा का कुछ भाग उन्हें भी देते हैं। इससे तार क्या होता है या इससे तार में परमाणु अनियमित रूप से आगे बढ़ते रहते हैं, अतः तार का ताप बढ़ता रहता है। इस प्रकार वैद्युत ऊर्जा उसमें ऊर्जा में बदल जाती है। या फिर छोटा सा ये रिवाइज रखिएगा आप लोग सिलेबस के अकॉर्डिंग इतना। ओके, क्या बताएंगे? जब किसी तार में वैद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो तार गर्म हो जाता है, इसे ही वैद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं। ओके, इसके बाद आगे बात करेंगे। ओके, जल्दी से लिखिए। देखिए इसके डेरिवेशन की अगर बात की जाए तो डेरिवेशन देख लेते हैं। डेरिवेशन ओके, देखिए क्या लिखेंगे? चालक में उत्पन्न
ऊष्मा की माप। जरा ध्यान से देखना, इजी लगेगा अगर समझते हो। ओके, चलिए कर लेते हैं। तो क्या बताएंगे इसमें, माना किसी चालक का प्रतिरोध R है, माना किसी चालक का प्रतिरोध R है। प्रतिरोध कितना है, प्रतिरोध R है, और विभवांतर कितना है, विभवांतर B है, विभवांतर V वोल्ट, और धारा I एम्पियर। धारा कितनी है, I एम्पियर। T सेकेंड तक प्रवाहित की जाती है, T सेकेंड तक प्रवाहित की जाती है, प्रवाहित की जाती है। अगर ऐसा है जैसे कि किसी चालक का प्रतिरोध R है, विभवांतर V वोल्ट है, और धारा I एम्पियर T सेकेंड तक प्रवाहित की जाती है, तब जो वैद्युत ऊर्जा आएगी ना, वैद्युत ऊर्जा क्या होता है, W बराबर VI और T क्या हो जाएगा, जूल। ओके, अगर VI2 जूल हो गया, अब चूंकि एक कैलोरी में जो होता है वो 4.2 जूल होता है। ओके, चूंकि ऊष्मा की माप को कैलोरी में मापते हैं, इसमें लिख लो, यहाँ पे थोड़ी सी रंग पेज लिख लेते हैं। चूंकि ऊष्मा की माप को किस में मापते हैं, कैलोरी में मापते हैं। अगर कैलोरी में मापते हो तो इसमें थोड़ी सी कंडीशंस लिखते चलेंगे। क्या, 1 कैलोरी जो होता है वो कितना होता है, 4.2 जूल के बराबर होता है ना। तो मतलब 1 जूल जो होगा वो कितना होगा, 1/4.2 कैलोरी के बराबर, राइट, इतना ही तो होगा। तो अगर W बराबर देखा जाए, है ना, तो W बराबर कितना आएगा, यहाँ से W बराबर VIT दिया गया, और ऊष्मा को बोलते हैं हीट। क्या बोलते हैं, हीट। तो इसे क्या लिख दें, H लिख दें। तो H बराबर आएगा W/4.2, है ना। तो H बराबर VIT बटे 4.2 कैलोरी, एक फार्मूला। ओके, जितने फार्मूले बनते चलेंगे सर्कल में क्लोज करते चलेंगे। एक हो गया। ओके, नेक्स्ट पे आते हैं। अब यहाँ पे आप एक चीज़ और जानते हैं, क्या, जो जानते हैं वो करते चलते हैं, क्या आप जाता है। देखिए, चूँकि V इक्वल्स टू क्या होता है, IR, क्या होता है, I इंटू आर। तो W इक्वल टू नहीं, H इक्वल्स टू कितना आएगा, H इक्वल्स टू I R इंटू I T बटे 4.2 बराबर कितना आएगा, I स्क्वायर RT अपान 4.2 कैलोरी। तो H बराबर कितना आया, H बराबर आया I स्क्वायर RT बटे 4.2 कैलोरी। एक तो ये हो गया। ओके, एक और देख लीजिएगा। इसमें एक और तरीका हमने बताया था, H बराबर क्या, V स्क्वायर RT अपान, नहीं, V स्क्वायर R था, ये हटाओ, ये हटाओ, ये हटाओ, क्या था, V स्क्वायर बटे R इंटू 4.2, ऊपर क्या था, T। ये एक और फार्मूला था, है ना। तो इसे भी लिख लीजिएगा, ये भी कैलोरी में था, है ना। तो I स्क्वायर RT आ गया, VIT भी आ गया। तो ये सारे फार्मूलेज हैं, इन फार्मूलों को आप लोग रिवाइज रखिएगा। ओके, ये है, इसे स्क्रीनशॉट कर लीजिए, जल्दी से लिख लीजिएगा। छोटा कर देते हैं, स्क्रीनशॉट करिए जल्दी। ओके, हो गया, स्क्रीनशॉट करिए, नेक्स्ट पढ़िए फिर। ओके, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट इसमें एक चीज़ और इम्पोर्टेंट रहेगी, वो रहेगा क्या, जूल का नियम क्या होता है। हेडिंग डाल देंगे जूल का नियम। क्या लिखेंगे, जूल का नियम।
या ब्रैकेट में ऊष्मा उत्पादन के जूल के नियम, ऊष्मा उत्पादन के जूल के नियम, जूल के नियम, राइट। ऐसे इसे हेडिंग डाल लीजिएगा, लिखिए अगर ऊष्मा उत्पादन के जूल के नियम की बात की जाए तो इसमें करते हैं, क्या बताएंगे। ऊष्मा उत्पादन के जूल के 3 नियम हैं। ऊष्मा उत्पादन के जूल के 3 नियम हैं। जूल के कितने नियम हैं? जूल के 3 नियम हैं। 3 नियम हैं, वो कौन कौन से हैं जरा देख लीजिएगा। नियम है, देखिएगा ऊष्मा H बराबर हम लोगों ने क्या पढ़ा था, I²RT, है ना। तो पहला नियम क्या होगा, इसमें पहला नियम होगा किसी चालक में उत्पन्न ऊष्मा, किसी चालक में उत्पन्न ऊष्मा वैद्युत धारा के वर्ग मतलब I² के समानुपाती होती है। के कैसी होती है? समानुपाती होती है, समानुपाती होती है। मतलब कहने का है H समानुपाती I² होता है। कब होता है ये? जब R/T कैसे रहे? स्थिर हो। जब R/T स्थिर है तो I² के समानुपाती है। ओके। दूसरा, किसी चालक में उत्पन्न ऊष्मा उसमें उत्पन्न प्रतिरोध के सीधे समानुपाती होती है। प्रतिरोध के सीधे समानुपाती होती है, कि सीधे कैसी? समानुपाती। मतलब H समानुपाती R होगी एक कंडीशन कब? जब I/T कैसा हो? स्थिर होगा। एक और नियम है, एक और क्या है, किसी चालक में उत्पन्न ऊष्मा उसमें लगने वाले समय या समय T के समानुपाती होती है, समय T के समानुपाती होती है। समानुपाती होती है कब? जब यह समानुपाती T हो, I व R कैसे हो? स्थिर हो। ओके। और ये तीनों नियम ही ऊष्मा उत्पादन के नियम कहलाते हैं। ओके। इसमें क्या लिखेंगे? यही तीनों नियम, यही तीनों नियम जूल के ऊष्मा उत्पादन के नियम कहलाते हैं। ऊष्मा उत्पादन के नियम कहलाते हैं, नियम कहलाते हैं। क्या समझ में आया? इसमें जूल के उत्पादन के नियम क्या थे? 3 थे। नंबर 1, किसी चालक में बहने वाली धारा जो है या किसी चालक में उत्पन्न ऊष्मा जो है धारा I² के वर्ग के समानुपाती, मतलब यह समानुपाती H बराबर I²RT है। यहाँ से हम लोग एक चीज लिंकेज कर रहे हैं, कौन सी? एक तो यह समानुपाती I², एक यह समानुपाती R, एक यह समानुपाती T, है ना। यही तीनों नियम जूल के नियम कहलाता है। कब? चालक में उत्पन्न वैद्युत धारा के वर्ग के सीधे समानुपाती ऊष्मा या समानुपाती I²। कब? जब R और T कांस्टेंट। प्रतिरोध के सीधे समानुपाती जब I और T कांस्टेंट। समय के T से सीधे समानुपाती जब I व R दोनों कांस्टेंट रहते हैं। ओके, आगे देखिए, नेक्स्ट करते हैं। देखिए क्या होता है नेक्स्ट आता है वैद्युत सामर्थ्य किसे कहता है? क्या चीज? वैद्युत सामर्थ्य अथवा शक्ति। ओके, तो कैसी वैद्युत परिपथ में ऊर्जा या वैद्युत ऊर्जा के व्यय होने की समय दर को क्या कहता है? वैद्युत सामर्थ्य। किसी वैद्युत परिपथ में वैद्युत ऊर्जा के व्यय होने की वैद्युत सामर्थ्य कहते हैं, या किसी वैद्युत परिपथ में वैद्युत ऊर्जा के व्यय होने की समय दर को क्या कहते हैं? वैद्युत
सामर्थ्य कहता है, ये याद रखिएगा। ओके, अगर इसे कहते हैं तो यहाँ से वैद्युत सामर्थ्य को P से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे? P से। P बराबर क्या होगा? W/T। चलो आओ, P बराबर W VIT बटे T मतलब VI। कितना? ना 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 टी सी टी काट दो, है ना। कितना आया? VI। तो P बराबर कितना आया? VI पहला फार्मूला, है ना। सेकेंड, क्योंकि V बराबर क्या होता है? I इंटू आर। चलो P बराबर IR इंटू आई गुणा क्या होगा? P बराबर I²R। दूसरा, तीसरा क्या लिख सकते हो? P बराबर I² R बटे R कर दो, गुणा R का कर दो, तो क्या होगा? P बराबर I² R² बटे R। तो P बराबर V² बटे R। ये हो गया। याद रखना इनका सबका मात्रक क्या होता है? वाट। वाट लगा दो, वाट वाट। क्या होता है? इनका सबका मात्रक वाट होता है। ओके, ये याद रखिएगा। इसमें कुछ नोट टाइप में और लिख लेंगे, तो ये इतना लिख लीजिएगा, फिर नोट डालिए, फिर कुछ चीज़ें लिख लीजिएगा। जैसे कि नोट हम डालते हैं, अच्छा सा नोट डालेंगे। नोट पड़ गया। ओके, पहला पॉइंट नोट में पहला जो लिखेंगे, 1 किलोवाट इक्वल्स टू होता है 10⁻³ वाट। अरे यार, लिखना भी नहीं आता, पता नहीं फैन क्यों नहीं चल रहा। देखिए 1 किलोवाट इक्वल्स टू कितना? 10⁻³ वाट। ये रिवाज रखिएगा। एक और चीज, 1 मेगावाट। मेगावाट बराबर कितना होता है? 1 मेगावाट बराबर होता है 10⁻6 वाट। फिर 1 HP 746 वाट। ये आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको फंसेंगे और हम लोग करेंगे। ओके, लिख लीजिए जल्दी से, फिर आगे बात करते हैं किलोवाट घंटा में। ओके, हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं। ओके, अब हमारी बात आती है कि किलोवाट घंटा क्या होता है। जैसे हमसे कोई भी पूछ सकता है कि किलोवाट घंटा क्या होता है, बताइए या समझाइए, तो क्या बताएंगे? किलोवाट घंटा के लिए सबसे व्यापारिक कार्यों, मकानों में व्यय होने वाली ऊर्जा का मूल्य वैद्युत ऊर्जा के आधार पर निकाला जाता है। किसके आधार पर निकाला जाता है? वैद्युत ऊर्जा के आधार पर निकाला जाता है ना। अब वैद्युत ऊर्जा के आधार पे तो निकाला जाता है, लेकिन ना कि वैद्युत शक्ति के आधार पर। ऊर्जा का मात्रक जूल व्यवहारिक दृष्टि से बहुत छोटा पड़ता है, अतः वैद्युत ऊर्जा का मूल्य निकालने के लिए हमें बोलचाल की भाषा में यूनिट का या BTU का प्रयोग किया जाता है। ओके, किसका? यूनिट का या तो प्रयोग करते हैं या फिर BTU का प्रयोग करते हैं। तो इसमें हम नॉर्मल सा लिखेंगे, अतः वैद्युत ऊर्जा का मूल्य निकालने के लिए जूल के स्थान पर वैद्युत ऊर्जा का एक विशेष मात्रक प्रचलित है, जिसे kWh किलोवाट घंटा या वोल्ट ट्रेड यूनिट BTU कहता है। साधारणतः बोलचाल की भाषा में इसे केवल यूनिट कहा जाता है, वोट ऑफ ट्रेड यूनिट। ओके, BTU का फॉर्म होता है वोट ऑफ ट्रेड यूनिट, ये याद रखिएगा। ओके, आगे देखिए, हम बात कर लेते हैं 1 किलोवाट आवर होता कितना है इन जूल। 1 किलोवाट आवर इंटू जूल, याद रखिएगा। ये क्वेश्चन आ जाता है 1 किलोवाट में कितने जूल होता है, में जूल। चलिए करते हैं हम लोग, ये क्वेश्चन ही बना लेते हैं 1 किलोवाट। ओके, तो देखिए 1 किलोवाट हावर kWh, इसमें सिर्फ हम लोगों ने किलोवाट की हेडिंग डाली, किलोवाट हावर इंटू जूल। किलोवाट 1000 वाट इंटू हावर, हावर को घंटा बोलता है। वाट क्या होता है? 1000 वाट होता है जूल
बटे सेकेंड। क्या होता है? जूल बटे सेकेंड। 1 घंटे में कितने सेकेंड होते हैं? 3600 सेकेंड होते हैं। कितने हैं? 3600। सेकेंड से सेकेंड खत्म, कितना आया? 1000 गुणे 3600 कितना? जूल बराबर 3.6। 2 और 3 5 है, गुणे 10 घात 5 और एक ये पॉइंट इधर बढ़ाया, या फिर 36 से रहने दो अभी 5। ये पॉइंट यहाँ से इधर ले आओ अंदर, 3.6 × 10⁻6 जूल हो जाएगा। ये 1 किलोवाट आवर इक्वल्स टू, ये वैल्यू रिवाइज रखिएगा आप हमेशा। ओके, ये वैल्यू ज़्यादातर याद रखिए हमेशा के लिए, क्योंकि हम लोग ज़्यादातर यूज करेंगे इन्हीं वैल्यू का। ओके, कर लीजिए। आगे देखिए, फिर नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ओके, यहाँ से एक क्वेश्चन और लिखिएगा, या फार्मूला ही लिख लीजिएगा जो कि सिलेबस में ओनली फार्मूला की यूज है। नंबर ऑफ यूनिट्स, बड़े बड़े मकानों के लिए यहाँ से क्वेश्चन मिलेगा। नंबर ऑफ यूनिट्स, यूनिट्स, अरे यार हिंदी में लिख रहे हो, इंग्लिश में लिख रहे हो, क्या लिख रहे हो? देखिए, नंबर ऑफ यूनिट्स बराबर क्या होता है? वाट घंटा गुणे दिन बटे 1000। एक तो ये फार्मूला हो गया, एक और कर सकते हो, या फिर यूनिटों की संख्या बराबर क्या लिख सकते हो? वोल्ट एम्पियर इंटू घंटे बटे 1000। सेम फार्मूला है, दोनों को रिवाइज रखिएगा, और ये इसी से हम लोग यूनिटों की संख्या निकालेंगे। मेन इंपॉर्टेंट फार्मूला रहेगा अपना, तो इस पर हम सर्कल कर देते हैं, जो हम लोग ज़्यादातर यूज करेंगे ये। ओके, तो ये हम लोग ज़्यादातर यूज करेंगे। ओके, लिख लीजिएगा। फिर नेक्स्ट पर आता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में बात करेंगे, बहुत अच्छा टॉपिक है, वैद्युत बल्ब। ओके, तो वैद्युत बल्ब सबसे पहले हम लोग बात करेंगे रचना की। वैद्युत बल्ब क्या है? तो वैद्युत बल्ब, ओके, वैद्युत बल्ब जो है वैद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित होता है। किस पे? ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित होता है। वैद्युत बल्ब वैद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित है। जब इसके तंतु में धारा प्रवाहित की जाती है तो यह गर्म हो जाता है। मतलब वैद्युत बल्ब जो है वैद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित है। जब इसके तंतु में वैद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो क्या होता है? गर्म हो जाता है। इस प्रक्रिया का पर तंतु का ताप 1500 डिग्री सेल्सियस से 2500 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाया जाता है तथा वह प्रकाश देने लगता है। ओके, अब बात आती है रचना क्या है। रचना, वैद्युत बल्ब कांच का एक खोखला गोला होता है। कैसा होता है? वैद्युत बल्ब जो है ये कांच का एक खोखला गोला होता है, जिसके अंदर वायु निकाल कर भरते क्या है? निर्वात भरा जाता है। मतलब कांच के खोखला गोला रहता है। वैद्युत बल्ब जो होता है किसका गोला होता है? कांच का खोखला गोला, उसके अंदर भरी निर्वात जाती है वायु निकाल करके। बल्ब का जो ऊपरी भाग होता है उस पर पीतल की एक टोपी चढ़ी होती है, जैसे कि ये चढ़ी है ना? ये ऊपरी भाग है ना? यहाँ पीतल की टोपी है। ये किसकी टोपी है? पीतल की, है ना? ऊपरी भाग पर पीतल की टोपी लगी रहती है। ओके, जिसकी दोनों ओर 2 पिनें लगी होती है। देखो, एक पिन ये है ना? और एक पिन ये है। दोनों एक पिन लगी होती हैं, दोनों ओर लगी हैं। टोपी के मुंह को चपड़ा भरकर सील बंद कर देते हैं। ऊपर से चपड़ा भरा गया, सील बंद कर दिया गया। चपड़े में जस्ते के 2 टाँके लगे होते हैं। टाँकों का संबंध 2 मोटे तारों से होता है। जो टाँके होते हैं उनका संबंध क्या होता है? मोटे तारों से। ये तार कांच की नली में होकर बल्ब के अंदर इस प्रकार ले जाए जाते हैं। ये जो तार है ये, है ना? ये तार क्या है? कांच की नली में से होकर इस प्रकार ले जाए जाते हैं कि एक दूसरे को आपस में टच ना करें। इन भीतरी सिरों के बीच टंगस्टन का एक बारीक तार जुड़ा होता है, जिसे तंतु कहते हैं। याद रखिएगा, बल्ब के अंदर जो बारीक तार होता है वो भी टंगस्टन का होता है। बारीक तार किसका होता है? टंगस्टन का। ये कौन सा है? बारीक तार है। बारीक
तार है, नाम क्या है इसका, टंगस्टन। ओके, बारीक तार को टंगस्टन कहा जाता है और टंगस्टन को ही तंतु कहता है। टंगस्टन का जो गलनांक होता है वो 3400 डिग्री सेल्सियस होता है। जब तंतु में वैद्युत धारा बहती है तो वह स्वयं प्रकाश देने लगता है। इस बल में यह दोष है कि 2100 डिग्री सेल्सियस से ऊंचे ताप पर टंगस्टन धीरे धीरे वाष्पित होकर बल्ब की दीवारों पर जम जाता है, जिससे बाहर आने वाला प्रकाश कैसा हो जाता है, धुंधला हो जाता है। ओके, तो इसे सही से पढ़िएगा। नेक्स्ट। ओके, यही आपका प्रकाश था, धुंधला हो जाता है, इसी प्रकार करते हैं। देखिए नेक्स्ट। तो प्रकाश, आप वैद्युत बल्ब को सही से पढ़ लीजिएगा, रचना भी है ना, और कार्य विधि भी हो जाएगी। तो वैद्युत बल्ब में इतना ही कुछ है। ओके, तब तक के लिए बाय। फिर इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग करेंगे न्यूमेरिकल्स। ओके।